नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को लागू हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान पुलिसिंग के तौर तरीकों में कई बदलाव देखने को मिले, लेकिन अब एक बार फिर अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष का ये आरोप है कि सिर्फ अफसरों की अदला बदली से अपराध पर लगाम नहीं लगेगी, क्योंकि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हासिल है। आखिर 6 महीने में कमिश्नरेट सिस्टम कितना सफल रहा और नए फेरबदल को लेकर क्यों सियासत गरमाई हुई है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद लूट, डकैती और चोरी के अपराधों में वृद्धि हुई है। बीते 6 महीने में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई नई पहलें की गई। अब कमिश्नरेट में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जो अधिकारी पहले अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अब पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में अधिकारियों का तबादला, तीनों जोन के बदले गए डीसीपी अधिकारी। तर्केश्वर पटेल को रायपुर सेंट्रल जोन का बनाया डीसीपी। दीपमाला कश्यप को डीसीपी नॉर्थ की मिली जिम्मेदारी। अर्चना झा को रायपुर यातायात और प्रोटोकॉल डीसीपी की जिम्मेदारी। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जनवरी में हुआ था लागू। लूट, डकैती और चोरी के अपराधों में हुई वृद्धि। जुआ, सट्टा और नशे पर हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। एनडीपीएस एक्ट में कुल प्रकरण दर्ज 162। एनडीपीएस एक्ट में कुल आरोपी गिरफ्तार 332। हालांकि अधिकारियों की नई नियुक्तियों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि कमिश्नरेट सिस्टम हो या सरकार की कोई अन्य रणनीति, अपराध नियंत्रण के मोर्चे पर भाजपा सरकार के सभी पायलट प्रोजेक्ट विफल साबित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नए पायलट प्रोजेक्ट करती है, अपराध तो घट नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कमिश्नरेट लाके कभी बात करते हैं, कभी अलग अलग एरिया वाइज डीसीपी बनाकर, डीएसपी बनाकर वहां उनको जिम्मेदारी देने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर पायलट प्रोजेक्ट में फेल हो चुकी है। अपराधी अपराध कर रहा है और पूरी ताकत के साथ सोशल मीडिया में डालता है, वायरल करता है। पुलिस थानों और चौकी के पास में हत्याएं हो रही है। उधर कांग्रेस के तंज पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। बीजेपी ने कहा तबादला होना सिस्टम की प्रक्रिया है, लेकिन भाजपा हमेशा अपराधियों के विरुद्ध रही है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट की प्रक्रिया एक सुरक्षा की नीति में जनता शांति के साथ आगे बढ़े, इसके लिए एक नवाचार है और नवाचार लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही करती है। 6 महीने के सारे ग्राफ उठाकर देख लें। जो नारकोटिक्स ड्रग एक्ट है उसके तहत कितनी कुड़कियां हुई, 20-20 सालों की सजा हुई और कितनी जब्तियां हुई। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम और उसका लाभ भी हो रहा है। और जहां तक ट्रांसफर की प्रक्रिया है, तो जो अनुभवशील अधिकारी हैं उन्हें लाया जा रहा है और मजबूती के साथ ये व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस तो ये सब के बारे में कभी सोचती नहीं, नवाचार तो उन्हें आता ही नहीं है जी। जनवरी 2026 को पहली बार राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई, लेकिन रायपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बाद कई ऐसी वारदात भी हुई जो इस नई व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर रही है। बहरहाल पुराने अधिकारियों को नई जिम्मेदारी के बाद अब कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती है, ये देखना होगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। तो देखिए, पुलिस कमिश्नरेट में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तो किया गया है, लेकिन इस पर सियासत भी होती नजर आ रही है। अब इस फेरबदल से आने वाले समय में अपराधों पर लगाम कितनी लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं सौरभ साहू और बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे वात्सल्य मूर्ति जी, साथ ही संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत स्वागत कर रही हूं और सबसे पहले वात्सल्य जी आपके पास आऊंगी। जो फेरबदल किया गया है, क्या इसका उद्देश्य है और जो 6 महीने पुलिस कमिश्नरेट लागू हुई है उससे अपराधों में कितना लगाम लगा है और आने वाले समय में क्या रूपरेखा सरकार की है? मानसी जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। देखिए मानसी जी, हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो पूरा कमिश्नरेट सिस्टम है, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक नया सिस्टम है। ये न केवल मानसी जी आपके, हमारे और जनता के लिए और अपराधियों के लिए नया है, बल्कि प्रशासन के लिए भी ये एक नया सिस्टम है। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो फेरबदल 8 महीने 10 महीने बाद होने वाला था,
सिस्टम नया है, हमें और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो अफसर है उनकी जरूरत थी, तो ये फेरबदल 5-6 महीने में किया गया है। बिल्कुल नॉर्मल प्रशासनिक फेरबदल है, बहुत ज्यादा एनालिसिस की इसके भीतर में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा क्या फायदा हुआ। देखिए, एक समय था कांग्रेस के जमाने में जब अफसरों का फेरबदल नहीं हुआ करता था, अपराधियों का फेरबदल हुआ करता था। बाहर के प्रदेशों से अपराधियों का यहां पर छत्तीसगढ़ में लाकर इंपोर्ट करके डेप्यूटेशन हुआ करता था। यहां तो फिर भी अफसरों का फेरबदल हो रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड अफसर है उन्हें रायपुर लाया जा रहा है, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वो काम दिया जा रहा है। अब हम आते हैं आंकड़ों में। देखिए, एफआईआर में, मैं सिर्फ अगर एफआईआर की बात करूं तो अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है एफआईआर में। अब मेरे कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि एफआईआर में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो अपराध बढ़े होंगे, तो देखिए ये उनके देखने का और सोचने का नजरिया है। पहले मानसी जी, एफआईआर कांग्रेस कार्यकाल में लगभग थम गए थे, लोग एफआईआर करते ही नहीं थे। मगर आज अगर एफआईआर नहीं होता है तो एक आम जो आदमी है, बिल्कुल गरीब तबके का भी आदमी है, वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फोन कर देता है और उसका यहां पर एफआईआर हो जाता है। आपने बताया एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 162 रायपुर में प्रकरण हुए हैं। मैं पूरे प्रदेश की बात करूं, 1500 से ज्यादा एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हुए हैं और पूरे प्रदेश में 2600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अप्रत्याशित है। पहली बार आपने हमारे देश के गृह मंत्री जी को बोलते हुए सुना होगा, हमने 3 साल का डेडलाइन रखा है नारकोटिक्स और ड्रग्स के पूरे कार्टेल को ध्वस्त करने का। जैसे नक्सलवाद का डेडलाइन रखा गया था, वैसे ही आज नारकोटिक्स और ड्रग्स के कार्टेल को की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का एक डेडलाइन रखा गया है। उस दिशा में आज रायपुर कमिश्नरेट और छत्तीसगढ़ काम कर रहा है। तो देखिए, ग्राउंड लेवल पर निश्चित तौर पर हमें दिख रहे हैं, आज जो है 25 करोड़ की संपत्तियां कुर्क हो चुकी हैं, फ्रीज हो चुकी हैं एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। 2018 से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी होता ही नहीं था। ये 2024 में पहली बार हुआ है कि 1-2 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई और आज होकर 16 से ज्यादा जो आरोपी हैं उनकी 25 करोड़ की संपत्तियां जब्त। तमाम बातों का आपने जिक्र किया, अपना पक्ष रखने का आपको पर्याप्त मौका मिला है। सौरभ जी, आपके पास मैं आऊंगी और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपने बोला है कि अदला बदली से अपराध पर लगाम तो नहीं लगेगी, तो फिर किस चीज से लगेगी? आप ही कुछ सजेशन दे दीजिए। देखिए मानसी जी, आप देखिए कि जब से यहाँ पर कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है रायपुर में, आप तब से ही कंपेयर कर लीजिए ना, और लगातार जिस तरीके से जमीनी स्तर पर, मैं तो कहूंगा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो आंकड़ों की बाजीगरी में एक्सपर्ट होते हैं, झूठ बोलने में एक्सपर्ट होते हैं और आंकड़ों की बाजीगरी ये करते ही रहते हैं। और अभी तो इन्होंने हालांकि ये बहुत अच्छी बात कही कि एफआईआर की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई, तो निश्चित रूप से एफआईआर की संख्या में बढ़ोतरी होगी ना, उसका भी जवाब उन्होंने दिया ही, क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं इसलिए एफआईआर भी बढ़ रहे हैं। और एफआईआर तो तब बढ़ रहे हैं जब पुलिस व्यवस्था जो है वो दबाव में है कि एफआईआर कम किया जाए, तब इतने बढ़ रहे हैं। क्योंकि लेकिन सौरभ जी, मैं तो कहूंगी कि आप भी आंकड़ों के साथ आए तो आपकी भी जो पक्ष है वो और अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, जिस तरह से वात्सल्य मूर्ति जी ने रखा है। और एक बात आपने एफआईआर को लेकर कही है कि एफआईआर की संख्या बढ़ी है, लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि आपके टाइम पे तो एफआईआर भी नहीं होती थी। जमीनी स्तर की हकीकत देखिए ना मानसी जी, आप देखिए कि जमीनी स्तर की हकीकत देखिए। जब आज यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के पूछिएगा, अभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, मेरे बाद वो बोलेंगे ही इस बात को कि कहीं ना कहीं जब पिछले 5 साल में अगर कांग्रेस की सरकार में आप देखेंगे तो इस तरीके की कोई घटनाएं बहुत ज्यादा सामने नहीं आती थी, बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं होती नहीं थी कि चाकूबाजी हो रही है, हर दूसरे दिन चाकूबाजी हो जा रही है। राजधानी जैसी जगह में, जो सुदूर क्षेत्र है, राजधानी से दूर है, उनकी तो बात मैं अभी कर भी नहीं रहा हूं, राजधानी के अंदर ही यहाँ पर सरेआम जो तेलीबांधा तालाब है, जो हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, वहां पर गोलीकांड हो जाते हैं, चाकूबाजी घर में घुस करके हो जाती है, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें भाजपा के नेता खुद भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं तो अभी आ रही है ना, 2-2.5 साल में आ रही है और सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, साक्षात प्रत्यक्षदर्शी हैं। कांग्रेस के समय में इस तरीके की कोई बात होती थी क्या? इस तरीके की कोई घटना आती नहीं थी। तो जब नहीं आती थी घटनाएं, अपराध जो है वो लगाम पे था, हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर हमारी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी थी। ये इस व्यवस्था को बदलने का इनका जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है क्योंकि
क्योंकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, सीधे सीधे कमिश्नरी व्यवस्था लागू करके उसके ऊपर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए ना कि अभी अभी क्राइम ब्रांच प्रभारी को इन्होंने हटा दिया, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उनका रिकॉर्ड भी खुद मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि जो ड्रग्स के अंदर इतनी कार्रवाई हो गई, आखिर किसने किया? उन्होंने किया। जब अच्छा काम करने वालों को भी आप क्यों हटा रहे हो? उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बीजेपी के नेता जो है वो ड्रग्स और ये नशे के कारोबार में लिप्त है और उनके ऊपर भी अब कार्रवाइयां होने लगी थी, तो उनको हटा दिए। इस वजह से इनके नेताओं के पेट में दर्द। ठीक है सौरभ जी, आपके पास मैं लौटूंगी। अविनाश जवाब दे दीजिए, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी ये कह रही है कि हमारे समय तो अपराध कम थे और बीजेपी के समय में अपराध ज्यादा है। क्या ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी या फिर पहले भी अपराध ऐसे ही देखने मिल रहे थे? क्या कुछ तस्वीरें थी, उसका भी एनालिसिस करिएगा। और साथ ही ये जो फेरबदल किया गया है, क्या आने वाले समय में कितना सफल होगा? देखिए, अपराध के आंकड़ों पर दोनों ही प्रवक्ताओं ने जानकारी दी, लेकिन अपराध के आंकड़े और जघन्य अपराध, इन दोनों में काफी फर्क होता है। आप 5 साल में 10,000 एफआईआर दर्ज कर लीजिए और 5 साल में 10 एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन उन अपराधों का ट्रेंड कैसा है? आपराधिक घटनाएं किस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं वो लोग, किस तरह के अपराध दे रहे हैं, क्या हत्या हो रही है, लूट हो रही है, चोरी के वारदात बढ़ रहे हैं। आंकड़े का जो खेल होता है वो एक अवलोकन के लिए एक बेहतरीन होता है कि पुलिस अपराध के ट्रेंड को समझती है। चाहे वो 5 साल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वर्तमान में 2.5 साल बीजेपी की सरकार हो, दोनों जगहों पर आंकड़ों पर निश्चित तौर पर पुलिस का फोकस है। लेकिन बात चूंकि हम रायपुर कमिश्नरेट की कर रहे हैं, रायपुर के शहर की बात कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था में बदलाव के लिए एक नई प्रणाली लाई गई और उसमें एक सबसे बड़ा लूपहॉल जो देखा गया है कि कर्मचारी कम है और नेतृत्व करने वाले अधिकारी ज्यादा है। आप किसी भी नेतृत्वकर्ता को अगर 10 नेतृत्वकर्ता रखते हैं, बड़े अधिकारी रखते हैं, लेकिन उनके नीचे उस तमाम प्लानिंग को डिप्लॉय करने के लिए अगर आपके पास कर्मचारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी तरीके से फेल हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आ सकती है। रायपुर शहर के भीतर 3 डीसीपी बनाए गए हैं, 3 जिले के एसपी की तरह वो काम करते हैं। उनके ऊपर एडीसीपी अधिकारी है, उनके नीचे एसीपी अधिकारी है। लेकिन अगर हम पुलिस बल की बात करें तो 900 लोगों के पीछे एक पुलिस बल यहाँ पर एक औसत जो है दर यहाँ पर दर्शाता है। अब ऐसे में समस्या ये है कि कोई अधिकारी यदि कोई प्लानिंग बनाता है, कोई अनुभवी अधिकारी हैं या युवा नए अधिकारी हैं जो नए नए प्लानिंग एक्सप्लोर करते हैं, तो उन्हें एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा जब उनके पास कर्मचारी ही नहीं होंगे? अपराध आप तमाम सिस्टम लगा लीजिए कि 24 घंटे यहाँ पर पेट्रोलिंग होगी, हर चौक चौराहों पर जांच अभियान होंगे, लेकिन रायपुर शहर की जनसंख्या पिछले 25 वर्षों में इतनी ज्यादा बढ़ी है कि यहाँ पर उतनी पुलिसिंग नहीं हो पाई, उतनी पुलिस बल नहीं पहुंच पाए, क्योंकि शहर है तो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर वीआईपी ड्यूटी से लेकर तमाम जगहों पर पुलिस की आवश्यकता होती है। तो जनता के बीच पुलिस की संख्या यदि कम होगी तो कहीं ना कहीं ये जो तमाम अविनाश, आपने इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया और साथ ही आपने ये भी कहा है कि अपराध की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। पुलिस कमिश्नरेट लागू हुए 6 महीने हो गए हैं। अब जिन इलाकों में अपराध बढ़ते हैं वहां पे क्या बदलाव देखने मिला है? क्योंकि अपराध को लेकर हमने कई बार डिबेट की है, पक्ष विपक्ष का क्या कुछ कहना है, जिम्मेदारों से सवाल भी किया है, लेकिन इन 6 महीनों में जिन इलाकों में ज्यादा अपराध की घटनाएं सामने आई हैं वहां क्या बदलाव हुए हैं? देखिए, इन 6 महीनों की यदि हम बात करें, 23 जनवरी को कमिश्नरेट लागू हुआ था और तब से ही विजुअल पुलिसिंग से लेकर स्मार्ट पुलिसिंग, कम्युनिटी पुलिसिंग, ये 3-4 ऐसे बिंदु थे जिस पर पुलिस ने काफी काम किया और निश्चित तौर पर इसका फायदा भी हुआ कि लोगों में जागरूकता आई, विश्वास बढ़ा पुलिस के प्रति। लेकिन इन पूरे अगर 6 महीने की बात करें तो अलग अलग जोन में तमाम जो अभियान चलाए गए उसका फायदा हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि एफआईआर भी दर्ज हुए, लोगों का पुलिस पर भरोसा हुआ। लेकिन जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं और नए तौर तरीकों से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने लगे। और पहले होता था कि शहर में के कुछ इलाकों में कुछ बदमाश होते थे, उनके नीचे कुछ उनके गुर्गे काम करते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस का जो दौस है वो खत्म हो रहा है और छोटे छोटे नाबालिग बच्चे भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, कार्रवाइयां भी हो रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन उतनी ही तेजी से घटनाएं भी बढ़ रही हैं। तो चुनौती ये है कि अपराध ना हो, इसके लिए क्या बेहतर प्रयास हो सकता है? जी ठीक है अविनाश,
वात्सल्य जी जवाब दीजिएगा कि पुलिसिंग का खौफ क्यों खत्म हो रहा है लोगों में, क्योंकि अपराध लगातार हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ राजधानी में बल्कि पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और कई बार हमने ये बताया है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी अपराध हो रहे हैं। ना सिर्फ चाकूबाजी की घटनाएं, लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, बल्कि बलात्कार जैसी घटनाएं भी सामने आती है, जिन पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या सिर्फ तबादले से इस पर लगाम लगेगा या फिर कोई जो प्लानिंग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है? देखिए मानसी जी, अविनाश जी ने कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, बहुत ही वैलिड पॉइंट था। मैं अविनाश जी की तारीफ करूंगा उस बात पर। मैं अविनाश जी का और आपकी बात का जवाब देता हूं। देखिए अविनाश जी ने कहा जो अपराध है उनका ट्रेंड बदला है। अब ये ट्रेंड किस तरीके से बदला है? आज से 10 साल पहले साइबर क्राइम क्या होता है मानसी जी, आपने, मैंने, सौरभ जी ने सुना नहीं था। 10-12 साल पहले ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है साइबर का, क्राइम का। फॉरेंसिक क्या होता है ये हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं था, जो साइबर में भी बहुत उपयोगी होता है। तो ये एक नया ट्रेंड आया है। तो इस नए ट्रेंड के हिसाब से नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी। अविनाश जी ने कहा यहाँ पे अफसर ज्यादा हैं और कर्मचारी कम है। बिल्कुल सही बात है, अविनाश जी की बात बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था तो पहली विधानसभा भी टेंट में लगी थी और आज की आप विधानसभा चले जाइए तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। माननीय अमित शाह जी ने नया रायपुर में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी 7 एकड़ की, करोड़ों की फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। छत्तीसगढ़ नहीं, मैं पूरे भारत की स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, जो पहले लैब रिपोर्ट्स के लिए 3-3 महीना लगता था, आज इस यूनिवर्सिटी अगर खुल जाती है, ये लैब चालू हो जाता है तो हमें 2 से 3 दिन में लैब रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब आते हैं, सौरभ जी ने कहा कि एफआईआर, कांग्रेस के समय में एफआईआर वात्सल्य जी, आप सौरभ जी का जवाब दें उससे पहले मेरा एक सवाल ले लीजिए कि अगर आप बोल रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं सफल हैं तो फिर बदलने की जरूरत, अधिकारियों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मानसी जी, मैंने नहीं कहा सारी व्यवस्थाएं सफल हैं। मैंने शुरुआत में कहा कमिश्नरेट सिस्टम आपके लिए, मेरे लिए, प्रदेश की जनता के लिए और अपराधियों के लिए उतना ही नया है जितना प्रशासन के लिए नया है। तो लेकिन वात्सल्य जी, आपने इस बात का बेशक जिक्र किया है कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है और आपने पिछले 10 साल से कंपैरिजन करके बताया है कि आज क्या कुछ बदलाव हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए यह सवाल मैंने आपसे किया है। मैंने आपको कहा ना, ये बहुत नॉर्मल प्रशासनिक फेरबदल हैं। उदाहरण के लिए अब कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कमिश्नरेट सिस्टम लागू कर दिया गया। कमिश्नरेट सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा रहा है। हमने मानस हेल्पलाइन, नारकोटिक्स में आज छत्तीसगढ़ में 3090 किलो का गांजा जब्त किया गया है। 60,000 से ज्यादा टैबलेट्स जब्त किए गए हैं। ये मैं पिछले कुछ महीनों का आंकड़ा बता रहा हूं। 16 किलो डोडा जब्त हुआ है। अब ये कैसे जब्ती हुई? हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानस हेल्पलाइन लॉन्च की। मानस हेल्पलाइन में अगर मुझे भी कहीं शक होता है ना मानसी जी की यहाँ पर कोई अवैध गांजे का कारोबार हो रहा है, मैं फोन कर देता हूँ, पुलिस छापा मार देती है। तो इस तरीके का बैकअप सपोर्ट, पहली बार छत्तीसगढ़ में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है रायपुर में, और 10 जिलों में आने वाले समय में और किया जाएगा। तो ये तो कांग्रेस भी कर सकते थे ना, आप इनसे पूछिए ना क्या कारण था कि जवाब ले लेते हैं। वात्सल्य जी जवाब ले लेते हैं। सौरभ जी, क्या आपके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जो ये साबित कर पाए कि पहले अपराध कम थे और अभी अपराध बढ़ रहे हैं? और अगर सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि वो तो अपने एंड से, वात्सल्य जी बता रहे हैं कि हम तो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार अपराध पर काबू पाया जाए, तो फिर विरोधाभास क्यों? मानसी जी देखिए, ये कहते तो है ना कि काम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो भाई 2.5 साल तो हो गए, कब तक आप कोशिश करेंगे? यहाँ की जनता तो आपसे ये पुलिसिंग सिस्टम से त्रस्त है ना। और कमिश्नरी सिस्टम की बात मैंने पहले भी बहुत से वक्तव्य में इस बात को कहा है कि ये मेट्रो सिटीज की प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो फास्ट हो सके। और यहाँ पर तो जो इनके मंत्री नेता है वही सोए रहते हैं, वही इनको लगाम लगा के रखे रहते हैं, तो कहां से इनका डिसीजन मेकिंग फास्ट हो पाएगा? ऐसी बहुत सी घटनाएं देखे हैं जब इनकी डिसीजन मेकिंग के डिले की वजह से। लेकिन सौरभ जी, आपको नहीं लगता है कि इस पूरे विषय पर आपकी आलोचना समाधान से ज्यादा राजनीति की ओर इशारा करती है? इनके डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, उसी वजह से ये जो घटनाएं है वो रुक नहीं पाती है मानसी जी।
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसी बहुत सारी जो घटनाएं हैं वो तो हमने देखा है कि अभी पिछले 2.5 साल में ही हो रहा है। पाकिस्तान से जो ड्रग है वो पहली बार इन्हीं के शासनकाल में आ रहा है। डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब देश के बाहर से जो ड्रग्स है वो छत्तीसगढ़ जैसी जगह पे आता है, जहां पर जो कि पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया में स्थित है मानसी जी, और इतने जगह के बॉर्डर क्रॉस करके आता है जहां पर सभी जगह पे भाजपा की सरकार है। चलिए सौरभ जी, तो अगर ये मैं इस मान भी तरीके- लेती हूँ, चलिए एक बार को मान भी लेती हूँ कि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है, नहीं लग पा रहे हैं, तो ऐसे कोई 3 सजेशन दे दीजिए जिससे ये काम आगे आने वाले समय में अपराध पर काबू पाने के लिए बीजेपी काम कर सके। आप ऐसे 3 सजेशन दे दीजिए। मैं तो कह रहा हूं मानसी जी, हमारे पास व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं, कानून पर्याप्त है, उनका इम्प्लीमेंटेशन अगर ये सही तरीके से और खुले मन से कर पाए और बिना किसी दबाव के अधिकारियों को उनका जो है काम करने दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो पुलिसिंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाएगी और अपराध को बिना किसी राजनीतिक हित को ध्यान में रखते हुए उनको अधिकारियों को उनका काम करने दिया जाए, तो निश्चित रूप से अपराध पे लगाम करने में हमारी जो पुलिस है मुझे लगता है कि वो सक्षम है और वो कर ही लेगी। ठीक है, वात्सल्य जी जवाब दीजिएगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, समय की कमी है? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल 10 सेकंड में। सौरभ जी ने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, छत्तीसगढ़ में मैन पावर भी है, मगर कांग्रेस नियत कहां से लाएगी? मानसी जी, सरकार आपकी नियत आपको लानी है, सत्ता में आप बैठे हैं। सौरभ जी 10 सेकंड है, आप फिर ले लीजिएगा। मानसी जी, जो हिडमा को अपना रोल मॉडल बोलते हो, परसों इनके बड़े नेता ने हिडमा को अपना रोल मॉडल बनाया, वो नियत की बात कर राजनीति है। आपके पास जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया जाए, जितना भी मैन पावर दे दिया जाए, हिडमा जैसा आतंकवादी, हिडमा जैसा नक्सली जब आपका रोल मॉडल है, ठीक है सौरभ जी वात्सल्य जी को अपनी बात रखने दीजिएगा। सौरभ जी देखिए, आपको पूरा मौका मिला अपनी बात रखने का, अगर वात्सल्य जी की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आपके जवाब कैसे मिलेंगे? वात्सल्य जी अपनी बात कंप्लीट करिएगा। आप समय देंगे नहीं और यही झूठ पूरे आप अगर पूरे प्रदेश में अच्छा हर जगह पहुंच जाएगा। तो सौरभ जी से पूछ लीजिए, क्या इनके बड़े नेता अगर शासन में हिडमा को क्या अपना रोल मॉडल नहीं करेगा? क्या सोनिया गांधी, अरे सौरभ भाई, ठीक है सौरभ भाई, जनता का समय बर्बाद मत करिए। क्या सोनिया गांधी बाटला हाउस के टेररिस्ट जब मरे थे तब उनके लिए आंसू नहीं बहाई थी क्या? वात्सल्य जी छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी की बात करते हैं, बात करते हैं। चलिए, राहुल गांधी बिलासपुर आते हैं, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जिन नक्सलवादियों ने इनके पूरे नेताओं को गोलियों से भून दिया वो नक्सलवादी थे ही नहीं, उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी नक्सलवादियों को। क्या बात करेंगे आप नियत की? और आप बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन पावर है। आज उसी झीरम कांड देखिए, मैंने आपको साफ कहा, मानसी जी कमिश्नरेट सिस्टम ये भी ला सकते थे, नक्सलवादियों का खाता ये भी कर सकते थे। चलिए ठीक है वात्सल्य जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अविनाश बताइएगा कि जो ये फेरबदल किया गया है, अब इसके बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? अविनाश देखिए, इस पूरे सिस्टम के लागू होने के बाद और चूंकि तबादले पर विशेष रूप से विषय है, तो तबादला जब होता है तो अधिकारी होते हैं वो काफी प्लानिंग करके काम करते हैं आगे को देखते हुए। लेकिन 2 तरह के इस पूरे मामले पर सामने जो बात आती है, पहला कि अपराधियों में एक बार खौफ होता है किसी अधिकारी का कि ये अधिकारी है और जो अधिकारी है वो काफी कठोर अधिकारी है, उनके रहते तो कोई अपराध करना नहीं है। फिर जब नए अधिकारी आते हैं तो उनको समझने और पढ़ने में जब जितना समय लगता है उतने समय में अपराधी फिर से सक्रिय हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता की बात होती है कि अपराधी जो है वो किसी अधिकारी को लेकर कितने खौफ है, क्योंकि कोई अधिकारी कड़क होते हैं, ग्राउंड पर ज्यादा काम करते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं जो एकेडमी के होते हैं वो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो अधिकारियों का जब फेरबदल हो तो कोई निश्चित एक बेहतर कारण हो, और यदि व्यवस्थाएं बेहतर चल रही है उन्हीं अधिकारियों से, यदि ऑप्शन में है कि उनकी जगह किसी और का तबादला हो सकता है, तो निश्चित तौर पर उस प्रक्रिया को बिल्कुल अविनाश, क्योंकि देखिए सिर्फ फेरबदल से नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर अपराधियों में खौफ पैदा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना अपराध पर लगाम लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है। फिलहाल सौरभ जी आपका, वात्सल्य जी आपका और अविनाश आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और अब फेरबदल किया गया, आने वाले समय में देखना होगा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस क्या कुछ और प्रयास करती नजर आती है। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।